आपने चोरी की है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो चोरी की नहीं है, और आप अपनी तरफ से हर एक वो एफर्ट डालते हैं, हर एक वो संभव प्रयास करते हैं जो कि आप कर सकते हैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने में, लेकिन नहीं, पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या और आपको हो सकता है कि फिर जेल भी हो जाए, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। और इसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आपने फॉर एग्जाम्पल गुनाह किया ही नहीं है, उसकी भी आपको सजा मिल रही है, और जिसने कंप्लेंट की है फॉर एग्जाम्पल वो दिल्ली से की है और आप रहते हैं फॉर एग्जाम्पल जयपुर में, सो आपको दिल्ली जाना होगा और वहां पे क्लियर करना होगा कि नहीं जी मैंने तो ऐसा नहीं किया, और जब जब बुलाएंगे ना आपको तब तब जाना होगा। और ऐसा ही हो रहा है P2P में। P2P का मतलब क्या है? पर्सन टू पर्सन ट्रेड। आप बाइनेंस एक्सचेंज पे करो, वजीरेक्स पे करो, या फिर आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे करो, अगर आप P2P करते हैं ना, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तो फिर भी आपको लगता है कि नहीं भाई आपको तो P2P के बिना नींद ही नहीं आएगी, सो P2P आप आराम से कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से बिगेस्ट P2P स्कैम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो सुमित जी है उन्होंने भी ट्वीट किया है, एंड बहुत सारे रिसेंटली यूजर्स ने ट्वीट किया है कि हमें पुलिस की तरफ से कॉल आया है, एंड जो साइबर क्राइम टीम है उनकी तरफ से भी हमें मैसेज एंड कॉल आया है। सो अगर आपको कोई नोटिस आता है, सो आप कैसे डील करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। P2P का ना हर एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, हम कहाँ जाके चूक जाते हैं और कहाँ जाके हमारे साथ स्कैम हो जाता है। उससे पहले अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज का P2P यूज करते हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट एक साल भर पहले एक वीडियो बनाया था कि आप बाइनेंस एक्सचेंज का P2P कैसे यूज कर सकते हैं क्रिप्टो को बाय और सेल करने के लिए। मैंने इस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि आप किन यूजर से बाय करें और किन यूजर से सेल करें, और किन को तो आपको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देना है। हम कहाँ पे गलती कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमें ना USDT बाय करना है, हम चाहते हैं कि यार हमें ना सस्ते से सस्ते रेट पे मिल जाए, और हम ऑर्डर्स नहीं देखते कि उन्होंने कितने ऑर्डर्स तो एग्जीक्यूट किए हैं और वो किस प्राइस पे दे रहे हैं। हमें तो लालच आ जाता है मन में कि यार सस्ता मिल रहा है, हमें तो सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन हम उसकी एक्यूरेसी भूल जाते हैं, उसके ट्रेड्स भूल जाते हैं, उन्होंने जितने भी ऑर्डर कंप्लीट किए और यूजर के द्वारा जो फीडबैक दिए गए हैं वो भी हम नहीं देखते, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाले का हम कैसे ट्रस्ट करें। और आज के टाइम में जब क्रिप्टो के ऊपर इस समय इंडिया में अभी तक ये नहीं पता कि भाई रेगुलेशन आएंगे कि नहीं आएंगे, सिर्फ गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स अनाउंस कर दिया, रेगुलेशन लाए ही नहीं, क्योंकि जब तक लिखित में रेगुलेशन आएंगे नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट तक वो पहुंचेंगे नहीं और हमारी बात पुलिस डिपार्टमेंट सुनेगी नहीं। अब बात आती है हमारे मेन टॉपिक की। सो कुछ यूजर्स रिसेंटली ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले ये ट्वीट बताता हूँ। इन्होंने रिसेंटली बाइनेंस एक्सचेंज पे P2P के माध्यम से यहाँ पे ट्रेड किया था, ऑलमोस्ट 560 जो डॉलर है वो इन्होंने सेल किए थे। सो इन्होंने USDT तो बेच दिए सामने वाले को, लेकिन जो सेलर था ना वो एक तरीके से स्कैमर था। अब यहाँ पे स्कैमर का मीनिंग क्या है वो थोड़ा समझिए। मान लीजिए मेरा XYZ बैंक अकाउंट है, उससे मेरे पैसे चोरी हो गए, मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। अब जो भी स्कैमर है उसने पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, अब वो जाता है क्रिप्टो में P2P में। अब वो क्या करता है, देखता है कि हाँ कौन मुझे दे सकता है सस्ता या फिर महंगा, वो जो भी नसीब खराब हो आप मान सकते हो, या फिर जिसका भी बैड लक चल रहा हो उससे उसकी डील हो गई फॉर एग्जाम्पल। तो जो पैसा लेके गया ना मेरे बैंक अकाउंट से, वो किसको देगा, सामने वाले को। मैंने तो पुलिस कंप्लेंट ऑलरेडी कर रखी है, साइबर क्राइम में भी मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट कर रखी है। सो वो जैसे ही पैसा ट्रैक होता जाएगा एंड फाइनल जिसके बैंक अकाउंट में गया ना, समझ लो उसकी लग गई, उसके खिलाफ फिर जो कंप्लेंट है सिंपली वो हो जाती है कि भाई ये बता दो कि ये पैसा कहाँ से आया। तो सेम इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने तो USDT दे दिए ईमानदारी से, सामने वाला था स्कैमर, उन्होंने जो पैसा दिया वो इलीगल था। अब यहाँ पे ना 2-3 बातें ऐसी हैं जो बहुत प्रॉब्लम दे सकती हैं अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर अगर आप स्टूडेंट नहीं है तब भी। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जांपल आपने USDT बेच दिए मतलब सामने वाले को दे दिए आपने, वो आपके अकाउंट से कट गया और सामने वाले ने पैसा आपको दे दिया, ठीक है। अब सामने वाला ना क्या करता है कि वो जो पैसा है वो चोरी से लेके आया है, मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट कर रखी है। जैसे ही वो पैसा ट्रैक होता है, आपको जो भी पैसा दिया है ना जिस भी यूजर ने, आपके अकाउंट में वो ब्लॉक हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा केस क्या होता है कि वो पैसा रिफंड हो जाता है जिस भी बैंक अकाउंट से आया है ना उसमें, क्योंकि ऑलरेडी कंप्लेंट है। अब आपके हाथ से तो यहाँ से USDT भी गया और पैसा भी गया, तो आपका तो लॉस हो गया। जैसे इस केस में देखे तो 50,000 रुपए का इनका लॉस हो गया। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें, फॉर एग्जाम्पल मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकले थे और हैकर ने उसका जो भी इस्तेमाल किया वो किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं जयपुर में रहता हूँ और मैंने जयपुर में पुलिस कंप्लेंट की कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, एंड जैसे ही वो पैसा ट्रैक हो जाता है, एंड मान लो सामने वाला दिल्ली का निकल के आता है, तो जयपुर आना पड़ेगा उसको अपनी पूरी सफाई देने के लिए, और हर बार आना पड़ेगा जब भी पुलिस बुलाएगी, और नहीं आएगा तो
उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये जो ट्रैवल होता है ना, ये एज ए स्टूडेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आपकी एज अभी बहुत कम है और अगर आप P2P कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपके फैमिली मेंबर्स को भी आपके चक्कर में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे टेलीग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि हमारी अभी एज नहीं है 18 की, हमारे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट हम बना लें, क्या KYC कर ले, क्योंकि KYC के लिए उनका फेस डिटेक्ट कराना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम अपना आधार दे दे, पैन उनका दे दे, फेस अपना कर ले। पता नहीं कैसा कैसा IQ आज के टाइम में जो यूजर्स है वो लगाते हैं, मुझे भी नहीं समझ आता। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे यहाँ तो मान लो राउंड फिगर 50,000 की बात हो रही है, इसको हम राउंड फिगर पकड़ रहे हैं, कम ज्यादा हो सकता है। सो मान लीजिए मैंने कंप्लेंट की है जयपुर में, सामने वाला है दिल्ली का। सो जब पुलिस बुलाएगी वो दिल्ली से आएगा तो उसका तो बहुत सारा पैसा तो ट्रैवल में ही खर्च हो जाएगा। दूसरा वो परेशान हो जाएगा। तीसरा अगर छोटा अमाउंट है तो वो लॉयर ही ले लेगा इतना तो। सो उसको केस जीतने के लिए लॉयर तो करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो केस खुद ही जीत जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बड़ा ही कोई केस है और पुलिस को लगता है कि नहीं इनको तो हमें जेल में रखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता नहीं है बट फिर भी, तो आपको जमानत के लिए भी पैसे चाहिए, जमानत के लिए भी वकील चाहिए, ऐसे तो हो नहीं जाएगी। सो आपको जो भी करना है ना वो सोच समझ के करना है। इवन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी इन्होंने एक ट्वीट किया है, यहाँ पे आप देखेंगे पेटीएम ने बोला है कि भाई एक पुलिस कंप्लेंट आपके खिलाफ दर्ज हुई है एंड ये जो पैसा है, ये जो भी ट्रांजेक्शन है ये अनऑथराइज है, जो भी बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे लिखी हुई है। सो आपको चीजें समझनी है कि आपको कहाँ जाके रुक जाना है। और फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ये सिचुएशन हो जाती है, सो सबसे पहले तो घबराइए मत, एक अच्छा सा आप लॉयर हायर कर लीजिए जिसकी फीस कम हो। फर्स्ट। सेकंड, आप जब भी P2P करते हैं मेक श्योर करें कि आप उन्हीं यूजर से डील करें जिनकी एक्यूरेसी अच्छी हो एंड ट्रांजेक्शन 1000 से ज्यादा हो। इसके अलावा जब भी आप P2P करते हैं और जो भी बैंक अकाउंट आप यूज कर रहे हैं वो आपका पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत मिनिमम पैसा होना चाहिए। अगर वो फ्रीज हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो दिनचर्या चल रही है वो उसके चक्कर में अटक जाए। आप अगर 18 साल के नहीं है तो प्लीज P2P मत कीजिए, और आपका खुद का अकाउंट नहीं है तो P2P मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है और वो आपका अकाउंट नहीं है और फैमिली का है तो आपके चक्कर में फैमिली को प्रॉब्लम हो जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर आपने इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड किया और ये प्रॉब्लम हुई है और बड़ा ट्रांजेक्शन है तो गंदे फंस गए। गंदे कैसे फंस गए? क्योंकि आपने TDS काटा ही नहीं होगा सामने वाले का, और TDS नहीं काटा है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे घुस जाएगा अगर बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ तो मतलब पिसना एक यूजर को ही है। सो ऐसा काम करना ही क्यों है, मत ही कीजिए ना, आप ट्रेड मत कीजिए।